नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटीज़ को पढ़ना अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग 2 महीने बाद एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 शेड्यूल्ड है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि क्या आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए अगर आप जीएस या जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी। आखिरी में वीडियो के मैं अपने नोट्स भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा। आज 11 मई को रात 11 बजे तक आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अगर आपसे कोई गलती हुई थी सीजीएल 2023 का फॉर्म भरते टाइम, वो गलती आप जाकर अभी सुधार सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एनसीईआरटीज़ जो बुक हैं वो हर एक स्टेट में हर एक बच्चे के पास अवेलेबल होती है। आपको ये पता है कि एसएससी में जो भी एग्जाम सेट करने वाले हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है। तो अगर वो कोई क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनकी माइंड में ये रहता है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ी हुई होगी। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जो लोग प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, पर एनसीईआरटी से शुरुआत करने का यही फ़ायदा है कि वो स्टैंडर्ड बुक है और वो ऐसी बुक है जिसके बारे में एग्ज़ाम सेट करने वालों को भी पता है कि ये बुक हर एक बच्चे के पास हर एक स्टेट में, वो कहीं भी रहता हो, ज़रूर उसके पास अवेलेबल होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हर एक फैक्ट, हर एक जो चीज़ उसमें लिखी हुई है वो स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने क्लास 6 से स्टार्ट की थी और मैंने हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी थी। जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको वो स्टोरी के फॉर्म में दी हुई इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और आपको उसको और पढ़ने का मन भी करता है। तो अगर आप अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आपको ज़रूर एक बार जाकर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठकर आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो एक क्वेश्चन आता है उसमें कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिसका आंसर है ब्रायोफाइट्स। और ये सेम क्वेश्चन, ये सेम स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मुझे याद है 8th या 9th क्लास की साइंस की बुक में ये चीज़ लिखी हुई है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि राइजोबियम के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो राइजोबियम है उसका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। सिमिलरली मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको अगर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो उसका आंसर है ब्राज़ील। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो मैं जस्ट आपको इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको इम्पोर्टेंस पता चले, डायरेक्टली क्वेश्चंस उससे उठकर आते हैं। सिमिलरली बाइल जूस है या फिर जैसे जितने भी हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे ना तो ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। तो ये चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इससे एनसीईआरटीज़ बने हुए हैं। मुझे याद है कि क्लास 6th की एनसीईआरटी जो मैंने शुरू की थी साइंस की, उसमें पहले ही शायद पहले या दूसरे चैप्टर में फ्लावर्स के पार्ट्स दिए गए हैं कि पेटल है या सेपल्स है, सीड्स है, ओवरी है। और ये सिमिलर क्वेश्चन विद सेम डायग्राम भी एक बार एसएससी ने सीजीएल में किसी ईयर में पूछा था। तो आपको समझना चाहिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक मैं बोलूँगा कि सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई है मैंने। आपको अंदर से भी फील आएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। पांचवी चीज़ ये है कि सपोज आप अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, फ्यूचर में आपका मन होता है कि आपको
फर्दर प्रिपरेशन करनी है कि स्टेट पीएससी की हो सकती है या फिर यूपीएससी की भी हो सकती है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टॉपर्स जो हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे एजुकेटर्स से भी सुना होगा कि वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा। अगर आपने अभी से एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आपको बाद तक वो ज़रूर काम आएगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी को ही बेस बनाते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये है कि अवेलेबल बहुत इजीली है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने ई पाठशाला ऐप से हर एक क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी। 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बात है कि 10th तक की ही जीके पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम्स में, और उसको आप ई पाठशाला ऐप पे जाकर हर एक मीडियम में अवेलेबल है वो। तो अगर आप हिंदी मीडियम प्रेफर करते हो तो आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हो, और इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हो तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। उसके अलावा और सारी लैंग्वेजेस में भी एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो ये चीज़ हुई। और अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि अभी केवल 2 महीने बचे हैं और कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे, तो आप ऐसा समझो कि क्योंकि अभी देखो Tier 2 में भी जीके आने वाली है और वेटेज भी अच्छा है। अब तो क्वेश्चंस 25 आते हैं, तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको अभी से आप ऐसे शुरू करो कि वो सितंबर या अक्टूबर तक जब Tier 2 होगा तब तक आपकी कंप्लीट हो जाए। और Tier 1 में पूरा अगर कोशिश करिए, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर पूरी नहीं होती है एनसीईआरटी रीडिंग तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि Tier 1 क्वालिफाइंग है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज्योग्राफी और साइंस, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो आप वो जाकर ज़रूर पढ़िए इन दोनों सब्जेक्ट्स को। बाकी सब्जेक्ट्स को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि टाइम कम है। वैसे मैं कहूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और 6th क्लास से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब वो स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने आता है ना, तो आपको अपने आप मतलब सेटिस्फेक्शन फील होता है, आपको अपने आप वो इंटरेस्टिंग भी लगता है। और अभी मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। आपको पता होगा कि वाटरवेज हैं, जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, वैसे ही वाटरवेज हैं। तो उसमें एक बार एनसीईआरटी से ही उठकर एक क्वेश्चन आया था कि सेकंड लार्जेस्ट वाटरवे क्या है हमारे इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बेसिक हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, बट जब क्वेश्चन आता है तो सिमिलरली वही चीज़ जो फ्लावर के बारे में बता रहा था ना मैं, कि हमको लगता है कि पार्ट्स के बारे में हमें पता है, बट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं सारे वर्ड्स। नोट्स बनाते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कोई चीज़ आपको पता है तो आप वो नोट मत करिए। जितनी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है आपको केवल वही नोट करनी है। मैंने अपने नोट्स में वही किया है। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आपको दोबारा से बुक पर नहीं जाना पड़ेगा, ऐप खोलकर आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया ना, तो चौथी बार रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। मुझे याद है Tier 1 के 2-3 दिन पहले से मैंने शुरुआत की थी और लगभग 2 दिन में मैंने रफ रीडिंग मार के सारी चीज़ें कर ली थी। तो आपको फ्यूचर को अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि आगे देने वाले और भी सारे एग्जाम्स हैं, उसमें भी काम आएगी, तो आपको ज़रूर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और नोट्स में दिखा देता हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाए हैं मेरे एनसीईआरटी के नोट्स। तो आप देख सकते हो ये 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री है और ये फर्स्ट चैप्टर है, और मैंने इतने में ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि केवल ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी जब मैं पढ़ रहा था। तो कार्टोग्राफर जैसे कुछ वर्ड्स थे जो मुझे नहीं पता थे, तो मैं क्या करता था कि मैं एक भी चीज़ मिस नहीं होने देता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मैं छोड़ दूँ लिखना और वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। तो ये हो गया। उसके अलावा ये देखो 2nd चैप्टर शुरू हुआ और केवल उतनी चीज़ें ही लिखी है जितनी मुझे नहीं पता थी। जैसे ये जो दिल्ली सुल्तान वाला चैप्टर है, इसमें क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन से रूलर आए, है ना, खिलजी के बाद तुगलक आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली थी, और इसको रिवाइज़ करने में आप देख सकते हो कि टाइम कम ही लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एक्स्ट्रा होती हैं ना, जैसे सलीम और जहांगीर एक ही थे, नाम दोनों के एक ही थे, तो मुझे जो कन्फ्यूज़न होती थी वो मैं इसमें लिख लेता था। और ऐसे में ही आप देख सकते हो, ये देखो 10 से 12 18 पेज में मेरा
पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गई 7th क्लास की। इसके बाद ये ज्योग्राफी शुरू हो गई। और देखो ये जैसे है ना कि अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर है, इसके परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा ये आपने क्वेश्चन देखा होगा कि ये सिलिका और मैग्नीशियम होता है और यहाँ सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे आप ऐसी चीज़ें नोट कर सकते हो। ये भी पूछा गया है कि निकल और आयरन होता है कोर में, ऐसी सारी चीज़ें। सिमिलरली एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो ट्रोपोस्फियर की लेयर के बारे में पूछा गया है, कौन सी लेयर सबसे ऊपर है। तो आप ऐसी सारी चीज़ों को नोट करोगे तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। ये हो गया मेरा ज्योग्राफी चल रही है। ऐसे ही आगे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट, ये 7th की साइंस है। तो आप अगर ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मैं इसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे जैसे ये है ना प्रोटीन्स ब्रेकडाउन कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी में, सीजीएल में। सिमिलरली ये लीवर का है, बाइल जूस के बारे में पूछा गया था कि कौन सीक्रेट करता है, बाइल जूस कौन बनाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा था। आप ऐसे इस तरह के नोट्स बना सकते हो। अच्छा मैं क्या करता था कि जैसे सपोज़ मैंने 2 बार रिवाइज़ कर लिया है, तीसरी बार जब मैं रिवाइज़ करने जा रहा हूँ तो मुझे कम टाइम में रिवीजन कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करता था कि ऐसे साइन बना देता था हर एक उस लाइन के आगे जो मुझे तीसरी बार में देखनी है। जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन है तो मुझे पता था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, 2 बार में मुझे रट गया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो जब मैं तीसरी बार यहाँ से गुजर रहा हूँ इस पेज से, मुझे कम टाइम लगाना है रिवाइज़ करने में, तो केवल मैं ये वाली चीज़ें रिवाइज़ करूँगा जिसके आगे मैंने ये डॉट बनाई हुई है ना। और बाकी सारी चीज़ें हम रिवाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो या तो फिर मुझे पता है या फिर मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे साइन आप बना सकते हो और आपको भी इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ये 9th क्लास की साइंस है। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर नोट करो। ये भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से टाइफॉइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या एल्गी से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करो और आपको आपके नोट्स में जब रहेंगी तो अपने आप आपको याद रहेगा। और एक और चीज़ ये है, मेरा मानना है कि जब लिख कर आप चीज़ें रखते हो ना तो आपको ज़्यादा याद रहता है, इंस्टेड ऑफ कि आप रीड कर के पढ़ के उन चीज़ों को कर रहे हो। तो लिखने का जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने उसमें। और ये है लास्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड। इसके नोट्स ये रहे। और मैं आपको बता रहा था कि वाटरवेज़ के बारे में। हाँ, तो ये नेशनल वाटरवेज़, सॉरी मैं शायद लार्जेस्ट बोल दिया था। तो ये देखो, ये मैंने नोट किया था कि नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है, नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है। तो ये है किलोमीटर्स के हिसाब से लिखा हुआ है। हाँ, तो शायद ये सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे इन सब चीज़ों को आप नोट करो और ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको केवल एसएससी के एग्ज़ाम नहीं, फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी नोट मेकिंग कैसी लगी। और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। और अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।